हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एचपी सेट के पीवाईक्यू। तो अभी हम करेंगे 2018 का जो आपका पेपर बना हुआ था, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं और आपको 1 घंटा इसको सॉल्व करने के लिए मिलता है। क्लियर। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे द फॉलोइंग। इसमें आपको ये टेबल दिया गया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने इसके बेस पे देने हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनी दिया गया है, ये दिया गया है 2011 से 15 और परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया कि ए को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, बी को कितना हुआ। क्लियर। फिर इसके लिए फॉर्मूला भी आपको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछता है कि इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज। इसमें क्या है कि आप जो एक्सपेंडिचर होता है खर्च करना या व्यय करना, कि दो कंपनी है ए और बी, उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 9 लाख, राइट, इन द ईयर 2012 में। ठीक है, 2012 में ए और बी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 9 लाख। एक कॉन्सेप्ट ये बन गया। फिर एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, जो इनका जो व्यय है, खर्च है ए और बी का, वो है रेशो में 2:1 में। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे को गिवन है। अब हमारे को फाइंड क्या करना है, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ कंपनी ए। हमारे को फाइंड करना है कि जो ए की जो इनकम है वो कितनी है उस ईयर में, मतलब 2012 में, उस टाइम उसकी इनकम कितनी रही। तो हमारे को दो चीज़ें गिवन है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे को दिया है टोटल एक्सपेंडिचर ए और बी का। ठीक है, आप लिख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर ए प्लस बी, ये लाइन बन जाएगी फर्स्ट स्टेप 1 में। यह आ जाएगा आपके पास RS 9 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास रेशियो भी दी है इसकी। ठीक है, रेशियो क्या दी है, 2:1। तो हम क्या लिख देंगे, सेकंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर किसकी, ए रेशियो बी, ये आ जाएगा कितनी दी है, 2:1। ये क्लियर हो गया। फिर आपके पास थर्ड दिया है इसमें, सब ये दो ही चीज़ें दी इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसको सम ऑफ रेशियो। हम क्या कर देंगे, सम ऑफ रेशियो। आपने लिख देना है सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये गिवन था दिया हुआ, हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ ए। मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर ऑफ ए को ई ए। ठीक है, कि जो ए है, कंपनी ए ने कितना खर्च किया 2012 में, उसको निकालेंगे। तो हमारे पास रेशो में था वो 2:1 था। ठीक है, तो रेशो ए की थी 2। क्लियर, रेशो ए की कितनी थी, 2, वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, 2 और टोटल रेशो कितनी आई थी, 2 + 1 3, राइट, मल्टीप्लाइड बाय इनका जो एक्सपेंडिचर था टोटल वो कितना था, 9 लाख। तो लिख देंगे 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3 × 2 = कितना हो गया, 6। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ ए है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए है वो आ जाएगा आपके पास 6 लाख। यानी कि जो ए कंपनी है उसने कितने खर्च किए, उसने किए 6 लाख। इसी तरीके से हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ बी अगर हमने फाइंड करना है तो ई बी लिख देंगे हम। ई बी इज इक्वल टू, उसकी रेशियो थी 1 बी की, डिवाइड बाय टोटल रेशियो थी सम करके 3, मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख। ठीक है, 3 × 3 = 9, तो ये आ जाएगा 3, राइट। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आया, 6। तो 6:3 में आ गए। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आया 2:1। ठीक है, यही आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, अब हमारे को फाइंड करना है कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी ए को उस साल में 2012 में इसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप टेबल देखेंगे जो आपका, अगर आप कंपनी ए देखें 2012 में, ठीक है, ये है 2012। ठीक है, यहाँ पर ये है ईयर, और अगर आप परसेंट, ये है कंपनी ए को 35% प्रॉफिट हुआ है, राइट, और बी को हुआ है 40। तुम्हारे से पूछा है ए का, लास्ट में ये बच गया हमारे पास, ये बना कि देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द दैट ईयर। तो कंपनी ए को 35% प्रॉफिट हुआ था। अब हमारे पास इधर फॉर्मूला गिवन है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट कितना हुआ इसको 35%। ठीक है, इज इक्वल टू इनकम हमारे को फाइंड करनी है कि इनकम क्या रही उस टाइम। तो इनकम के लिए हमने आई लिख दिया। ठीक है, आई ऑफ ए, इनकम ऑफ ए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना था आपका, एक्सपेंडिचर था हमारा इसका क्या, ई कंपनी ए का वो था 6 जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, 6, और एक्सपेंडिचर की जगह आ जाएगा फिर से हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको समझ आया। देखो प्रॉफिट था 30%, 35% ए को, ये यहाँ हमने टेबल से लिखा। फिर हमारे पास इनकम हमने फाइंड करनी है। इनकम हमारे से पूछा गया कि इनकम क्या है, ये हमारे को फाइंड करनी है।
फिर हमने निकाला था एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो वो आ गया आया था हमारे पास 6, हमने इधर लिख दिया। फिर एक्सपेंडिचर की जगह फिर से 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 35 का 35 इसको इधर लिखा हमने 35, और जो ये वाला 100 था ये हमने इस साइड को लाया, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो 35/100 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा आगे, आई ए, ये वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट? यहाँ तक आपको पता लग गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी रह जाएगी और राइट हैंड साइड आपकी रह जाएगी। फिर आपके पास जो 35 डिवाइड बाय 100 है, ये बन जाएगा आपका 0.35, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट। और फिर आपके पास आता है राइट साइड हमारे पास आई ए -6/6। अब जो 6 है राइट साइड का ओवर का, वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। फिर आपके पास आगे बच जाएगा दिस इज इक्वल टू आई ए -6। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.1, राइट, इज इक्वल टू आई ए -6। आई ए था इनकम ऑफ ए। अब 2.1 इधर है हमारे पास, इधर -6 है, 2.1। अब जो ये 6 है इधर नेगेटिव में, जब इधर को आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आई ए। अब 2.1 + 6 होता है आपके पास 8.1, ठीक है, इज इक्वल टू आई ए। तो इनकम ऑफ ए कितनी आई हमारे पास, 8.1। तो 8.1 क्या आएगा, लाख में। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी बी, कि जो कंपनी बी है उसने एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है। तो कंपनी बी हम देखेंगे, कंपनी बी है हमारे पास इधर, ठीक है, कंपनी बी ये है। अब कंपनी बी ने आपको कितना 30, 40, 35, 50, 35% ये इसने कमाया है, यानी कि 2011 में उसने 30%, फिर 40 12 में, फिर 13 में 35%, फिर 14 में 50%, प्लस 15 में 35%। इन सबको आपने सम अप करना है, ठीक है। एवरेज आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, आप लिख देंगे एवरेज ऑफ बी, उसमें लिख देंगे आप 30 + 40 + 35 + 50 + 35, ठीक है, राइट, ओवर कितनी टर्म हुई आपकी 5, जितनी आपकी टर्म थी, डिवाइड बाय 5। तो ये आ जाएगा आपका सम अप करके, इन पांचों को सम अप करके आपके पास आ जाएगा 190। 190 और कितनी थी ये टर्म टोटल 5। तो इसको जब आप 5 से भाग दोगे 190 को, तो आपके पास आ जाएगा 38, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा आपका 38%। तो ये सिंपल था। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम है। इसमें हमारे पास दिया है वेरियस एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, ठीक है, बजट दिया है इसमें और एक्सपेंडिचर दिया है। इसमें दिया है कि प्रमोशन कॉस्ट कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी % है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगी, पेपर कॉस्ट कितनी लगी, बाइंडिंग के लिए कितना लगा, रॉयल्टी के लिए कितना लगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज़ टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। ये बोल रहा है कि यदि एक निश्चित मात्रा की पुस्तकों को प्रकाशन पर मुद्रण जो है लागत, मुद्रण लागत कितनी है, मुद्रण होता है हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट, वो है 30,600, तो इन पुस्तकों की के लिए रॉयल्टी राशि का भुगतान क्या होगा, ये बोला है इन्होंने। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट लिख देंगे आप, प्रिंटिंग मैं पीसी लिख रहा हूँ, प्रिंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30,600, राइट। और इन परसेंट में अगर देखें हम, तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है यहाँ पर वो कितनी है, 20% है। मतलब जो ये 100% टोटल है, इसमें से आपका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 20% प्रिंटिंग में ही जा रहा है, राइट। प्रिंटिंग परसेंटेज में देखिए अगर हम इन परसेंटेज, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 20%, राइट। क्या बोला हमारे को कि हमारे को जो एक निश्चित मात्रा की जो पुस्तक है उसको प्रकाशन पर जो आपका प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लग रहा है 30,600, और अगर हम टेबल से देखें तो हमारे पास जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लग रही है ओवरऑल 100 में से 20% हमारा प्रिंटिंग पे ही जा रहा है, राइट। हम बोल सकते हैं कि 20% हमारा प्रिंटिंग पे खर्च हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे को पता लगी। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि का भुगतान क्या होगा, तो इसको हम कर सकते हैं 2 मेथड से। अब हमारे पास दिया है जो ये है 30,600, ये है टोटल 20% जो हमारा खर्च हुआ है। अगर हमारे को उसको 100% निकालना हो,
ठीक है, मतलब हमारा जितना भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, प्रिंटिंग कॉस्ट होगा, जितना भी जो कॉस्ट लगी है, ये जो टेबल में दिया है बाइंडिंग के लिए पेपर कॉस्ट, तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 100, तो टोटल 100% निकल जाएगा। ठीक है, एक मेथड हो गया। तो 30,600 मल्टीप्लाइड बाय 100%, अगर हम इसको करते हैं, सॉरी इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो 20% तो हमारा निकल गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,53,000। तो 1,53,000 जो है वो इनका टोटल है, किसका, 15% ये रॉयल्टी होगी, बाइंडिंग हो गया, पेपर कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, प्रमोशन कॉस्ट, ये टोटल इतना इनका खर्च हुआ है। ठीक है, इसमें से अगर हमारे सब कुछ भी पूछ ले कि हमारे को रॉयल्टी में कितना लगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल वह जो 1,53,000 है, जैसे हमारे से पूछा है कि इसमें रॉयल्टी की राशि का भुगतान क्या होगा, तो आप सिंपल करोगे 1,53,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15। 15 क्यों, क्योंकि आपका जो रॉयल्टी के लिए जो परसेंटेज था वो कितना था, 15 था, राइट। तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, आप लिखोगे 1,53,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15%, क्योंकि रॉयल्टी के लिए कितना आपका एक्सपेंडिचर या खर्च हुआ था, वो आता आपका 15%। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम 1,530 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 22,950। ठीक है, इसमें 22,950 से, ठीक है, एक स्टेप तो हो गया ये। इसी तरीके से अगर हमारे को सेकंड स्टेप करना हो, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं इसमें, जैसे आपने इसका 1% निकाल दिया। ठीक है, अगर आप इसका 1% निकाल दो, कि उसमें उसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपने इस तरीके से आपने कर लेना है। फिर आपके पास से द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड, इसमें क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जो पुस्तक का मूल्य है कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है। ठीक है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है, तो पुस्तक की एक प्रति की प्रयुक्त कागज़ की कीमत क्या होगी। इसमें क्या बोला है कि जो पुस्तक है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो जो अंकित मूल्य है उससे 20% ऊपर है, और जो पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो आपको दिया है 180 रुपीज़। ठीक है, तो पुस्तक की मतलब एक जो कॉपी है उसकी जो प्राइस है उसका क्या कीमत रहेगी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.50। फिर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5,500 प्रतियाँ प्रकाशित हुई है, प्रतियाँ होती है हमारे पास कॉपीज़, ठीक है, और उन पर परिवहन लागत हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया 82,500 रुपये है, तो पुस्तक का विक्रय क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ताकि जो प्रकाशन है वो 25% का लाभ कमा सके। तो इसमें हम सबसे पहले फाइंड क्या कर लेंगे कि जो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगी है, ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकली थी हमारी टोटल 82,500, राइट, और कॉपीज़ कितनी थी हमारे पास टोटल 5,500। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट के 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये रही हमारी इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कॉपी पे। तो जो एक कॉपी की कुल लागत है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप टेबल पे देखो, इस पे जो हमारा गिवन है वो दी है 10%। ठीक है, तो जो एक कॉपी है उसकी कुल लागत आ जाएगी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आ जाएगी हमारे पास 10%। वो कितनी आ गई थी हमारे पास 15, जो हमने अभी निकाली एक की। तो अगर हमारे को 100% निकालनी है, सभी की निकालनी है, तो वो आ जाएगी 100% कितनी आ जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10, तो 15 इंटू 10 कितना हो गया 150, यानी कि सभी की आ जाएगी हमारे पास टोटल। अगर हम 100% निकालें तो वो आ जाएगी एक कॉपी की, ठीक है, वो आ जाएगी 150। तो ये 150 क्या आया इसका, ये आ गया इसका जो हमने, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या आया इसका, CPI है कॉस्ट प्राइस। फिर हमारे को अब इसमें 25% प्रॉफिट भी तो लेना है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कॉस्ट पेपर इन सिंगल द बुक सेलिंग प्राइस पब्लिशर अर्न 25%। अब इनको प्रॉफिट भी तो चाहिए 25% का।
ठीक है। तो 25% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमारे पास उसकी जो कॉस्ट प्राइस आ रही थी, लागत मूल्य ही हमारा कितना चला गया है, 150 चला गया है, ठीक है। अब प्रॉफिट अगर कमाना है 25% का तो मल्टीप्लाइड कर दो आप 25 डिवाइड बाय 100, एक जीरो से हमारी एक जीरो होगी कैंसिल, ठीक है। और 5 टू ज़ा 10 हो गया हमारे पास, और 5 5 ज़ा 25। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 5 हो गया 75 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 37.5, ठीक है। अब 150 था इसका लागत मूल्य, यानी कितना तो इसका कॉस्ट आ गई थी आपकी कॉपी बनने में, जितना आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया और आपका जितना भी था ये जो थी इसमें बाइंडिंग हो गया, रॉयल्टी हो गया, पेपर कॉस्ट हो गया, वटेवर, ठीक है। टोटल करके हमने सम अप करके आ गया था इसका 150 रुपये में, ये हमारा इसका टोटल लागत मूल्य आ गया था, ठीक है। लागत मूल्य 150 था, और अगर हमारे को इसमें प्रॉफिट कमाना है 25%, तो हमारे को 25% कितना निकला था वो 37.5, तो वो इसमें हमारे को ऐड करना पड़ेगा। तो हम करेंगे ऐड 150, ठीक है। ये था इसका कॉस्ट प्राइस, जितना इसमें लागत मूल्य, जितना इसमें हमारा टोटल लगा है मूल्य। अब प्रॉफिट कमाना है हमारे को 25%, ठीक है, तो वो आया इसका 37.5। तो जब 150 में हम 37.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 187.5, ठीक है। तो 185.7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, तब जाके इसको 25% प्रॉफिट होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो इसका जो ये स्टेप आया था, जो मैंने ये किया था 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। ये तो इसका एक का निकला था ना पर कॉपी का, जो ये निकला था ओनली, क्या था ये 10% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला था ओनली, वो निकला था 15 रुपया। लेकिन ये तो 10% है ना, टोटल तो 100% है, इसमें प्रमोशन कॉस्ट भी है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, पेपर कॉस्ट भी है, तो समअप करके आ जाएगा 100 तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 से कितना हो गया 100%। तो 100% यानी कि एक कॉपी की हमारी जो लागत मूल्य जो उसमें खर्च आएगा टोटल, वो आएगा 150 रुपया। तो जब 150 रुपया हमारा खर्च ही आएगा तो प्रॉफिट तो तब होगा ना जब उसको बेचेंगे। तो हमारे को 25% पे प्रॉफिट पे बोला है, तो हमने 150 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 डिवाइड बाय 100, वो आ गया हमारे पास 37.5, ठीक है। तो 150 में हमने 37.5 ऐड किया, तब जाके हमारे पास 187 रुपया बना। तो जब हम 187 रुपये में इसको बेचेंगे तब हमारे को 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये था इसका मतलब। फिर है द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन, तो ये थी आपकी तमिलनाडु में, ठीक है, इन 2001 में चेन्नई में, राइट। फिर आपके पास GIF स्टैंड फॉर, GIF होता है आपके पास ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर आपके पास नेक्स्ट है मिस्टर चान वांट टू रजिस्टर अ डोमेन नेम यूजिंग हिज नेम चान टी में। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम्स इज नॉट वैलिड, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन 2 है वो वैलिड नहीं है, बाकी हमारे सब वैलिड है। फिर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा आपके पास, विच इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई गवर्नेंस एक्टिविटीज़। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास NIC। NIC होता है आपके पास नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1976 में, राइट। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट, और इसको हम बोलते हैं पिक्सल, यू नो। फिर आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग जोन आर करेक्टली मैच्ड विद देयर प्रिमिटिव नॉइस लेवल यूनिट। तो आपके पास दिया है इंडस्ट्रियल दिया है 19 dB, कमर्शियल दिया है, ठीक है, रेजिडेंशियल दिया है साइलेंस जोन, और कोड दिया है 55 dB। तो इसमें से आपकी कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो नॉइज पॉल्यूशन है रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 इन इंडिया, उसमें क्या बोला था, जो आपका जो इंडस्ट्रियल है उसमें होना चाहिए आपका 75 dB, ठीक है, और कमर्शियल में होना चाहिए आपका 65, और रेजिडेंशियल में था आपका 55, ठीक है, और साइलेंस जो था हमारे पास 50 dB, ठीक है। तो ये थे हमारे पास, तो इसमें से ये कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा नन ऑफ द अबव। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, हु बैंड द पंजा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स। तो ये किसने किया था आपका NGT ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्यों किया था, क्योंकि इसमें जो आपका कांच है, प्लास्टिक से बनी जो रस्सी है, यह क्या करती है मनुष्य और पक्षियों के लिए क्या कर सकती है, खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए इन्होंने ये बैन कर दी थी NGT ने। NGT था हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12, IVR 2020 इज कंसर्न विद।
तो ये था आपका ऑप्शन सी, राइनोसोरस। तो IVR था हमारे पास इंडियन राइनो विजन 2020। फिर आपके पास आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद होम ऑफ रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो ये था आपके पास सेकंड ऑप्शन इंटेल। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें था सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वर्ल्ड डे वॉज रिकमेंडेशन एट द। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस बनाने की जो सिफारिश की थी वो की थी आपने, इन्होंने 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनरियो। फिर क्वेश्चन नंबर 16, द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड। तो ये दिया था आपके यूनेस्को ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राइट। अब 4 पिलर क्या थे एजुकेशन की, वो थे आपके पास लर्निंग टू नो, सेकंड था आपके पास लर्निंग टू डू, थर्ड था लर्निंग टू लिव टुगेदर, और फोर्थ था आपके पास लर्निंग टू बी। तो ये यूनेस्को ने 4 पिलर दिए थे एजुकेशन के, 4 पिलर ऑफ एजुकेशन। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन दी है, ठीक है, 2 ऑप्शन दी है, इसमें हमारे को बताना है कि इसमें राइट कौन सी है, राइट। तो इसमें क्या बोला है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति के जन्म दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे हमारे पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनकी जो जयंती पर हम मनाते हैं टीचर डे, ठीक है, टीचर डे बनाते हैं। तो और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, नेशनल एजुकेशन डे, वो मनाते हैं हम 11 नवंबर को। वो किसकी जयंती पे मनाते हैं हम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है टीचर डे, राइट। और ये किस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। फिर सेकंड है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और भारतीय शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये वाली ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है हमारा है, ए गलत है और आर सच है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है। तो उसका था आपका प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन ए। क्लियर। ये हमारा द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA एम्ड एट, ये था UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19, इन 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये था आपका ऑप्शन बी। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWAYAM। तो ये है आपके पास स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।